मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग थर्ड सेम मैथमेटिक्स पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पोल्स एंड रेजिड्यू के बारे में डिस्कस कर दिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो कोची रेजिड्यू थ्योरम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा इसका स्टेटमेंट है इफ एज इज द एनालिटिक विद इन एंड ए इज क्लोज कर्व सी। हमारे पास एक क्लोज कर्व सी है, क्या हमारे पास एक क्लोज कर्व सी और एज क्या हमारा एनालिटिक है एट फाइनाइट नंबर ऑफ द पोल इनसाइड द सी का। तो इसमें बोला लास्ट में हमारे पास जो पोल्स है वो इनसाइड पोल्स, तो मैंने आपको सिखाया था कि पोल्स हम कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू हम उस पोल से हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सब। तो इसमें क्या बोला है, हमारे पास बहुत ही फाइनाइट नंबर पे क्या है पोल है, वो किसके अंदर है, क्लोज कर्व सी के अंदर है। तो मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक कोई कर्व है क्लोज कर्व सी है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे के अंदर पोल्स है, कुछ भी हो सकता है A1 A2 A3। अगर हमारे पास इस टाइप से वो पोल्स बहुत सारे पोल्स हो तो उस समय हमारा जो कोची रेजिड्यू थ्योरम होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका होता है स्टेटमेंट ये वाला कि इंटीग्रल C f z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस क्या है, हमारा जो r है वो हमारा रेजिड्यू का काम करेगा। अब r प्लस क्या है, वेयर सिग्मा r प्लस इज द सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ f z at all its poles within a C। मतलब हम देखो इसके स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है और आपको जब ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि आप इससे कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके आप इसको सॉल्व करो, तो आपको बेसिक पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे एग्जैक्ट हमें गिवन होगा, हमें क्या रखना है 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस। अब देखो r प्लस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, r प्लस हमने क्या बोला है कि सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द एफ जो रेजिड्यू निकालते हैं उसका हमें सम, जैसे हमें कितने पोल दे रहे, जो हम लोग पोल पे जैसे हमारे पास 2 पोल दे रहे थे, जैसे हमने जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जब क्वेश्चन किए जैसे हमें z बराबर a1 और a2 दे रहे हैं, तो हमें जो ये जो पोल्स आएंगे इस पोल्स का जो हम लोग रेजिड्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग रेजिड्यू। तो हमारे पास a1 का भी अलग से रेजिड्यू आएगा और a2 का भी अलग से क्या आएगा हमारे पास रेजिड्यू। तो जो हमें यहाँ करना होगा उन दोनों का सम करना होगा, वही हमारा क्या कहलाता है सिग्मा r, और 2 पाई आयोटा हमारा इसके साथ रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि r प्लस क्या है हमारा कि वेयर इज द सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ द एज एट द इट्स पोल ऑफ द विद इन कर्व सी। जो किसके अंदर आने चाहिए, सी के अंदर आएंगे, वो ही पोल्स का हम लोग रेजिड्यू फाइंड करेंगे। जो सी कर्व के बाहर आएंगे उसका हम लोग रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो आपको यह समझ में आएगा कि r प्लस क्या लेना है, जो हमें लेना होगा रेजिड्यू फाइंड करना होगा, जो क्लोज कर्व के अंदर हो, क्लोज कर्व के बाहर हो, उसका हमें रेजिड्यू नहीं लेना होगा। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन C f z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस। हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमने क्या करते हैं क्लोज कर्व C लेंगे, उसके अंदर हमने पॉइंट्स लेंगे, क्या लेंगे पोल्स a1 a2 a3, और हमने इसके ऊपर क्लोज कर्व, उसके अंदर हमने कर्व लेंगे c1 c2 c3। हमने क्या किया, लेट c1 c2 एंड c3 बी द नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल विद द सेंटर इज द r1 r2 r2 डैश डैश r1। मतलब ये जो हमने कर्व एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और हमने क्या कर दिया इसमें उसके रेडियस कितने r1 r2 r3, मतलब ये जो r1 r2 r3 किसका काम कर रहा है, पोल्स का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट इंटीग्रेशन C f z dz इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग के पास क्या है, अभी तो बहुत हमारे पास क्लोज कर्व है, तो हम लोग ये होता है वो क्या होता है, क्लोज कर्व का क्या होता है, सम होता है। तो हमारे पास जितने क्लोज कर्व के अंदर जितने भी कर्व है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सम के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन C f z dz इज इक्वल टू किसके, हमारा ये जो क्लोज कर्व ये जो C है वो c1 c2 c3 इन सब क्लोज कर्व का क्या होगा सम, क्योंकि इसके अंदर कर्व आ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा क्लोज कर्व का क्या हो जाएगा ये सम। तो हमने इसमें क्या कर दिया, इंटीग्रेशन C f z dz इज इक्वल टू C, हमारे पास दूसरा क्लोज कर्व क्या है c1 फिर c2 cn डैश डैश, बाकी f z dz हमारे क्या रहेगा सेम रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। हमने जब रेजिड्यू की डेफिनेशंस पढ़ी थी जो हमने, तो वो रेजिड्यू की डेफिनेशंस क्या थी, रेजिड्यू A इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C f z dz, ये थी हमारे पास। हम लोग रेजिड्यू A को ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिड्यू F
कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग उस पर हमारा पोल्स पे हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं, तो हम लोग इसको रेजिड्यू ए या रेजिड्यू एफ ए लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ए या 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ। किससे हमने, ये रेजिड्यू की डेफिनेशन से हमने इसमें ये चीज देख के आ गए कि हमारे पास इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू होगी हम लोग हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हमारे पास यदि कर्व चेंज कर ले, पहले C1 हो जाए, C2 हो जाए, C3 हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है उसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो हमें यही चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में चेंजेस करना है, तो हम लोग इस साइड को चेंज नहीं करेंगे। इस डेफिनेशंस का यूजेस हम किस लिए करेंगे, C1 C2 C3 इन सब कर्व के लिए करेंगे। इन सब कर्व के लिए हम लोग जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये है रेजिड्यू एफ है वो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 इसमें चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट इसके अंदर वैल्यू रखी, इसको मैंने चेंजेस नहीं किया क्योंकि हमें ये साइड तो चाहिए, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा। इसमें मैंने वैल्यू रखी, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, रेजिड्यू एफ A1 क्या बनेगी, रेजिड्यू एफ A1 आगे हमारा 2 पाई आयोटा। ऐसे सेम इसमें 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ A2 मैंने वैल्यू सेम ही रखी, 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ A1 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ A2 डैश डैश आगे चला। फिर मैंने क्या किया, 2 पाई आयोटा क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, रेजिड्यू एफ A1 प्लस रेजिड्यू एफ A2 डैश डैश रेजिड्यू एफ A। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ सिग्मा r प्लस, मतलब क्या कर दिया, ये सम है सभी रेजिड्यूज का, तो मैंने क्या लिखा है सिग्मा r प्लस। हमारे पास जितने पोल्स हो हम लोग जैसे 2 पोल्स 3 पोल्स जो हो उसका हम लोग रेजिड्यू निकाल के उसका हम लोग सम कर देंगे, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गई। अब हमारे पास ये हमारा क्या गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब जब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर पोल्स फाइंड करने होंगे कि पोल्स के बाद हमें उसमें चेक करना होगा कि वो जो हमें एक गिवन सर्कल होगा उसके अंदर वो पोल्स अगर उस क्लोज कर्व के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग उसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे। अगर वो जो अगर पॉइंट्स पोल्स के एक पॉइंट्स को भी क्लोज करके बाहर आ रहे हैं तो हम उसका रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। वो रेजिड्यू फाइंड करने के बाद हम लोग उस रेजिड्यू के क्या कर देंगे, सम कर देंगे और फिर हम लोग इस थ्योरम के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग बेसिस पे इसको क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इसमें पहले मैंने रेजिड्यू की आपको वापस एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। जब हम लोग रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल पोल के लिए हम लोग रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस a f z मल्टीपल पोल्स मतलब n, मतलब हमारे पास जब सिंपल पोल्स नहीं, जब हमारे पास m 2 3 ऐसे हो जाए तो उस समय हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रेजिड्यू a इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू a d की पावर m माइनस 1 अपॉन dz की पावर m माइनस 1 z माइनस a की होल पावर m f z। ये रेजिड्यू की जैसे आपने वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने क्वेश्चन, वो सिंपल उसी तरह से हम लोग रेजिड्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास इस रेजिड्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग उसमें कोची इंटीग्रल थ्योरम है उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम लोग की वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स अलोंग द गिवन कर्व। हमें इसमें कोची रेजिड्यू थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल c 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z माइनस 2 हमारे पास ये गिवन है, मतलब f z अपॉन फॉर्मेट के अंदर हमें इस टाइप से गिवन है तो पोल्स पहले फाइंड करना होगा। z इज इक्वल टू 1.5, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले हम लोग सर्कल बना देंगे। कितनी रेडियस का बोला हमें 1.5। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें पोल्स फाइंड करने हैं। तो पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, जब हम लोग डिनोमिनेटर का करेंगे 0 के इक्वल डिटरमाइन द पोल्स। क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन द पोल्स। तो पोल्स हम लोग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या कर देंगे 0 के इक्वल 1 माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 1 माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 एंड 2। क्या आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो अब हम लोग आप चेक करो, ये जो पोल्स आए हमारे पास, ये जो पोल्स आए हमारे पास वो देखो कि हमारा कौन सा पोल्स क्लोज करके अंदर आ रहा है, कौन सा पोल हमारा क्लोज करके बाहर जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 तो हमारा क्लोज करके अंदर आएगा और 2 हमारा क्या होगा क्लोज करके बाहर। तो हमें क्या करना होगा, जो क्लोज करके बाहर आएगा उसका हम लोग रेजिड्यू नहीं फाइंड करेंगे, उसको हम लोग एज इट इज ही रखेंगे। तो हमें यहाँ पे रेजिड्यू किसका फाइंड करना होगा 1 का।
इसके लिए z इज इक्वल टू ए, मतलब z बराबर 1 के लिए हमें रेजिड्यू फाइंड करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि z बराबर 1 के लिए हम जब रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना है, सिंपल पोल का काम कर रहा है, तो हमारा z बराबर 1 सिंपल पोल का काम कर रहा है, तो हम लोग सिंपल पोल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, z बराबर 1 पे हम लोग रेजिड्यू फाइंड करेंगे, पोल इज सिंपल पोल। क्या हम बनाएंगे, सिंपल पोल का काम कर रहा है, तो हम लोग इसमें रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ z। ओके, तो हमारे पास रेजिड्यू हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 1 का, रेजिड्यू 1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 एफ z। क्या था हमारा एफ z 1 माइनस 2z 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z एफ z माइनस 2, ये हमारा रेजिड्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट z टेंड्स टू 1 एंड हम लोग क्या करेंगे, इसमें z माइनस 1 क्योंकि अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस z 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z z माइनस 2। तो हमारी ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, माइनस 1 डालेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये -1। तो हमारे पास रेजिड्यू क्या आ गया, रेजिड्यू 1 कितना आ गया, -1। तो सबसे पहले आपको पोल डिटरमाइन करना है, उसके बाद रेजिड्यू फाइंड करना है। जो पोल्स आपके क्लोज कर्व के अंदर है, उस क्लोज कर्व के अंदर जो पोल्स है उसका आपको रेजिड्यू फाइंड करना है। सिंपल्स पोल्स हो तो आपको सिंपल्स पोल का फॉर्मूला लेकर रेजिड्यू फाइंड करना है। मल्टीपल्स पोल्स हो तो आपको मल्टी कनेक्टेड वाले को m वाला फॉर्मूला वो लगा के आपको m टर्म्स फॉर्मूला करके वो करना है सॉल्व। तो हमारे पास ये आ गया, हम क्या करेंगे, यूजिंग बाय Cauchy रेजिड्यू 12। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन c f z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रेजिड्यू एक ही है ना, तो हमारे पास जो सिग्मा r प्लस है वो क्या होगा, वही वैल्यू होगी। अगर हमारे पास दो रेजिड्यू फाइंड होते तो 1 2 जो भी होता है, तो हम क्या करते थे, उनको आपस में दोनों का सम कर देते हैं। ऐसे हमारे पास एक ही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। तो हम लोग डालेंगे इंटीग्रेशन c 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 2 1 माइनस z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा माइनस का 1। आंसर आएगा हमारा -2 पाई आयोटा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पोल्स डिटरमाइन करो, फिर चेक करो कि वो पोल्स उसके क्लोज कर्व के अंदर है कि नहीं है, फिर उसका रेजिड्यू फाइंड करो, जो क्लोज कर्व के अंदर है उनका रेजिड्यू फाइंड करो, फिर जो रेजिड्यू फाइंड हो जाता है वो उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आपको देखो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इंटीग्रल्स को भी हमें बोला है कि जो Cauchy रेजिड्यू थ्योरम है उससे सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन c z e की पावर 1 अपॉन z dz। अब आप देखो इसके अंदर हमें डिनोमिनेटर में तो कुछ भी टर्म्स नहीं दे रखी है कि हम लोग उसको 0 के इक्वल करके पोल्स फाइंड कर सके। जब हमें इस टाइप से नहीं दे रखा हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको 0 के इक्वल भी कर ले तो हमारे पास जो सिंपल पोल्स बनेगा वो z इज इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं तो z इज इक्वल टू 0 पोल्स बनेगा। अगर हम लोग अपनी जो नॉर्मल रेजिड्यू की डेफिनेशन से इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हमारे अगर नॉर्मल अगर z बराबर 0 पोल्स पे अगर हम लोग रेजिड्यू की नॉर्मल डेफिनेशंस लगाएं तो सिंपल पोल बन रहा है। तो सिंपल पोल वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर, तो हम लोग सिंपल पोल्स का इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होता है सिंपल पोल्स का फॉर्मूला, रेजिड्यू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 f z कितना है, z e की पावर 1 अपॉन z। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन z। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस रीजन से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करके इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग को ये चीज में नहीं करनी है, इसके अंदर क्या करना होगा, बेसिक फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, z e की पावर 1
1 माइनस वन अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 जेड स्क्वायर डैश डैश डैश। हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा इसके अंदर। हम लोग इसको एक्सप्रेशन करते हैं ना 1 प्लस n प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग जो z है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 z प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है, z बराबर 0 पे लेना है। तो हम लोग 1 अपॉन z का जो कोएफिशिएंट होगा, हमें 1 अपॉन z दे रखा है, तो 1 अपॉन z का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेसिड्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द 1 अपॉन z इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 2। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, z बराबर 0 पे है हमारा क्या कहलाएगा, रेसिड्यू। 1 अपॉन 2 क्या कहलाएगा, z बराबर 0 पे हमारा रेसिड्यू। तो हम लोग लिख देंगे इसमें, तो हमारा इसका रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, तो हम लोग इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा जो कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या है हमारी कोची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन c f z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस। तो इंटीग्रेशन c f z की वैल्यू कितनी है, z e की पावर 1 अपॉन z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू हाफ। तो कितना हो जाएगा, पाई आयोटा इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, पाई आयोटा। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में कोई गिवन नहीं था, इसका आंसर हम लोग पोल्स फाइंड नहीं कर पा रहे थे। अगर हम लोग इसको अगर सिंपल पोल्स हम डेफिनेशन से करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वो लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे थे। इस रीजन से हमने इसको सिंपल फॉर्मेट में किया। फिर जो हमारा 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट था वही हमारा रेसिड्यू का काम करेगा। तो उससे हमने रेसिड्यू फाइंड कर दिया 1 अपॉन 2 और फिर हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन c 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक z dz एंड हमें क्लोज कर्व सर्कल दे रखा है बराबर कितना 4 रेडियस का। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख दो, गिवन 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक z इंटीग्रेशन dz। तो सबसे पहले कोस डिटरमाइन करना है, तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल्स कर दो। कोस डिटरमाइन तो sin हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि sin हाइपरबोलिक को हम लोग sin आयोटा z भी लिख सकते हैं, मतलब हम लोग h को आयोटा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, sin आयोटा z इज इक्वल टू 0। तो sin 0 की वैल्यू कब होती है 0, तो हमारा क्या होगा n पाई। क्या हो हमारा n पाई। ओके, क्या वैल्यू होती है जब हमारा n पाई हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे sin n पाई sin 0। ओके, पहले sin 0 लिख देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे आयोटा z इज इक्वल टू n पाई। क्योंकि हमारे जो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, n पाई पे 0 होती है। इसको मैंने sin 0 लिख दिया, तो हमारा आयोटा z इज इक्वल टू n पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आयोटा है वो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे। z इज इक्वल टू n पाई अपॉन आयोटा। ठीक है, फिर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना n पाई आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा माइनस का n पाई आयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया, पोल्स आ गए। पोल्स क्या आ गया हमारे पास, z इज इक्वल टू माइनस n पाई आयोटा। ठीक है, और आया पोल्स कैसे, पोल्स है हमारे पास सिंपल पोल। कैसे है हमारे पास, सिंपल पोल। लेकिन अब हमारे पास देखो n बराबर 0 1 2 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास n आया है। लेकिन हमें देखना होगा कि जो हमें सर्कल गिवन है, सर्कल हमें किस रेडियस का था, 4 रेडियस का। किस रेडियस का हमारे पास सर्कल था, 4 रेडियस का। तो हमें पहले सर्कल, तो हमारे पास जो 4 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा, इस पर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। 4 के बाद जो भी पोल्स आएंगे उसको हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग 1 2 3 डाल के देखते हैं। तो पहले n बराबर 0 डाल के देखते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0।
तो हमारे पास ये तो इसके अंदर आएगा सर्कल के अंदर। फिर हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का पाई आएगा। फिर हम लोग 2 डाल के सॉरी माइनस का 1 डाल के देखते हैं तो प्लस पाई आएगा। फिर 2 डाल के देखेंगे तो 2 पाई आएगा। फिर हम लोग ये डालेंगे माइनस का 2 पाई आएगा। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 हमने डाल के देखा था नेक्स्ट। अब आप देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 ये होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3.14 ये भी 3.14 तो ये वैल्यू तो उसके अंदर हमारे आएगी 4 के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डबल। 3.14 का हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 6 के समथिंग हो जाएगी वैल्यू। इस रीजन से हम लोग क्या करेंगे इस पोल्स को नहीं लेंगे। इसके अंदर आपको पहले चेक करके देखना होगा कि जो सर्कल गिवन है वो हमारा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं कि पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा क्या हो रहा है इसके अंदर आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसमें ऐसे नहीं कि पॉजिटिव ही लेना है हमको, एन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखी। ओके, तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये हमारे इसके अंदर सर्कल के अंदर आ गई। इसका आंसर हम जो रेजिड्यू हमारे पोल्स कौन कौन से आए, पोल्स हमारे पास कौन कौन से आए 0 पाई आयोटा एंड माइनस का पाई आयोटा। तो हमें इन 3 पोल्स, अब हमारे पास 3 पोल्स आ गए, तो हम लोग जब 0 के लिए रेजिड्यू फाइंड करेंगे, पाई आयोटा के लिए रेजिड्यू फाइंड करेंगे और माइनस पाई आयोटा के लिए रेजिड्यू फाइंड करेंगे, जो हमारे पास रेजिड्यू आएगा इन तीनों को हमें क्या कर देना होगा सम कर देना होगा, तीनों का हमें प्लस कर देना होगा। फिर हम लोग उस जो हमारे फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड द रेजिड्यू, और हमारे कौन सा काम कर रहे हैं सब भी सिंपल पोल का। कौन सा काम कर रहे हैं सब भी सिंपल पोल, किसी में मल्टीपल नहीं है। ओके, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z टेंड्स टू 0 के लिए। तो हमारा रेजिड्यू का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ, आपको अब सिंपल पोल वाला याद हो जाएगा। रेजिड्यू f0 या रेजिड्यू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस a z माइनस 0 अपॉन fz। fz कितना हमारा साइन हाइपरबोलिक z। ओके, तो हमारे पास बनेगी लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन साइन हाइपरबोलिक z। अब हम लोग जब इसके अंदर z की वैल्यू हम लोग जब 0 डालेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0/0। जब हमारा कभी इस फॉर्मेट में 0/0 फॉर्मेट में आता है तो हम लोग इसको किससे सॉल्व करते हैं डीएल हॉस्पिटल से। या आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, जब हमारे पास 0/0 आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं डीएल हॉस्पिटल में। तो डीएल हॉस्पिटल का स्टेटमेंट क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उनका हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। मतलब z का अलग से डिफरेंशिएशन होगा और साइन हाइपरबोलिक का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो यूजिंग बाय द डीएल हॉस्पिटल क्या यूजिंग करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे डीएल हॉस्पिटल का। तो क्या होगा z का 1 साइन हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक z। ठीक है, क्या लगाया मैंने डीएल हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 1 अपॉन cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, ये हमारा क्या आ गया 1। तो हमारे पास रेजिड्यू 0 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सेकंड में हम लोग फाइंड करते हैं किसके लिए रेजिड्यू, किसके लिए रेजिड्यू फाइंड करते हैं पाई आयोटा के लिए। ओके, किसके लिए पाई आयोटा। तो रेजिड्यू ऑफ पाई आयोटा इज इक्वल टू सिंपल पोल के लिए, इसके लिए भी क्या हमारा सिंपल पोल, क्या हमारा इसके लिए भी सिंपल पोल। तो हम लोग क्या हो जाएगा ये लिमिट z टेंड्स टू पाई आयोटा z माइनस पाई आयोटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक z, क्योंकि z माइनस से fz होता है तो ये होता है। अब हम लोग जब इसमें भी ये वैल्यू डालेंगे तो हमारा वापस से जब आएगी वैल्यू 0/0। जब हम लोग इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0/0 के इक्वल होगी। तो सेम हम लोग इसके अंदर क्या लगाएंगे डीएल हॉस्पिटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, ओके 0 के इक्वल होगा। वापस इसको हम लोग क्या करेंगे डीएल हॉस्पिटल वाला लगाएंगे इसके अंदर। तो हमारा क्या होगा रेजिड्यू ऑफ पाई आयोटा इज इक्वल टू z माइनस पाई आयोटा क्या होगा, लिमिट लगाएंगे पहले लिमिट z टेंड्स टू पाई आयोटा, सेम उस ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा z का
बिकॉज हाइपरबोलिक पाई आयोटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर हम लोग अगेन फाइंड करते हैं, हमारे पास अभी तो क्या आ गया रेसिड्यू ऑफ पाई आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1, क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1। अब नेक्स्ट में हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें हम लोग थर्ड के लिए रेसिड्यू फाइंड करते हैं। थर्ड पोल के लिए थर्ड वाला पोल हमारे क्या था माइनस का पाई आयोटा के लिए हम लोग क्या करते हैं रेसिड्यू फाइंड करते हैं। हमने 0 के लिए फाइंड कर दिया, हम लोग क्या करते हैं माइनस पाई आयोटा के लिए, तो क्या होगा रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू माइनस पाई आयोटा एंड z माइनस पाई आयोटा, तो z प्लस पाई आयोटा तो होता है z माइनस ये होता है तो z प्लस पाई आयोटा हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। फिर एग्जैक्ट की वैल्यू फाइंड हाइपरबोलिक z। ओके, इसमें भी अगर हम लोग जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लिमिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0/0। वापस से इसमें भी डीएल हॉस्पिटल का कांसेप्ट लगाएंगे, तो रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू माइनस का पाई आयोटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 cos हाइपरबोलिक z। क्या हो जाएगा हमारा ये cos हाइपरबोलिक z। तो हम लोग इसमें लिमिट डालेंगे तो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा लिमिट डालेंगे 1 cos हाइपरबोलिक माइनस पाई आयोटा, मतलब 1 cos पाई। तो cos पाई की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1, तो 1/-1, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक माइनस का 1। तो अब आप देखो हमारे पास जो रेसिड्यू की वैल्यू है वो हम सबसे पहले हमारे पास रेसिड्यू ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, फिर रेसिड्यू ऑफ पाई आयोटा की वैल्यू कितनी आई, फिर हम लोग रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा की वैल्यू कितनी है, इन दोनों की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू हमारे 1। ओके, ये सब वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे यूजिंग बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, उसका हमें यूज करना है यूजिंग बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो हमारे कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमारे क्या है CFZ dz is equal to 2 pi iota sigma r plus। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हमें क्या दे रखा है C 1 sin हाइपरबोलिक z dz is equal to 2 pi iota। ओके, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा रेसिड्यू ऑफ 0 प्लस रेसिड्यू ऑफ पाई आयोटा प्लस रेसिड्यू ऑफ माइनस पाई आयोटा, इन सब की वैल्यू क्या कर देंगे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमारे पास है रेसिड्यू, क्योंकि हमें 3 पोल्स मिले ना, तो 3 पोल्स में हमने रेसिड्यू फाइंड किया और वो सब किसके अंदर थे कर्व के अंदर थे, इस कारण से हमने यहाँ पे इसका हल्के सम ले लिया। तो इसका था 1 ये -1 ये -1। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू है हमारा -2 पाई आयोटा। तो हमारे पास ये क्या हो गया कॉची रेसिड्यू थ्योरम से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हम लोग ने इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि पोल्स उसके अंदर आ रहे हैं, उसी पोल्स को लेके हम उससे रेसिड्यू फाइंड करना है, फिर हम लोग को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल पोल्स भी हो सकते हैं, मल्टी पोल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग ने इस लेक्चर के अंदर जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।